नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की एमसीक्यू सीरीज जो हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। ठीक है, जो हमारी ऑडिबल वेव्स होती हैं, जो कि हमारा ह्यूमन जो ईयर होता है इन फ्रीक्वेंसीज को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखिए कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो अगर हम नेचर की बात करें, जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं तो ये अनुदैर्ध्य होती हैं यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ठीक, तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला बताना है आपको कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो बेसिकली इसका दूसरा नाम ही है कि द साउंड विच इज़ बिलो द लोअर लिमिट ऑफ ह्यूमन ऑडिबिलिटी। तो ह्यूमन ऑडिबिलिटी की जो सबसे लोवेस्ट हमारी फ्रीक्वेंसी आपने देखी अभी 20 हर्ट्ज थी। ठीक है, तो इससे नीचे की जो हमारी तरंगे हैं, वेव्स हैं, ये हो जाएंगी इंफ्रासोनिक। तो ए ऑप्शन चूज करेंगे 20 हर्ट्ज से कम। अगला है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बतानी है। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। तो ये अल्ट्रासोनिक में ये हो जाता है कि जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है ह्यूमन ईयर की ऑडिबिलिटी की, उससे ज़्यादा की जो वेव्स होंगी हमारी अल्ट्रासोनिक में आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। अगला देखें कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। ठीक है, तो साउंड अगर ट्रैवल करेगा, जो सबसे फास्टेस्ट मीडियम होता है वो सॉलिड होता है। ठीक, तो मान लीजिए जैसे आपके पास कोई स्टील का ऑब्जेक्ट है, तो अगर उसमें आप एक तरीके से किसी चीज़ से कोलिजन करते हैं तो उसमें जो ट्रैवल करेगा साउंड वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा इन कंपेयर टू कोई लिक्विड या फिर गैस से। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि साधारण बातचीत के ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई दो पर्सन्स हैं, ए और बी, आपस में ये लोग कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी होगा, तो चूँकि साउंड की जो हम मेजरिंग यूनिट है डेसिबल। ठीक, और कभी कभी पूछते हैं इसको किस लेटर से डिनोट करते हैं, तो ये डी होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो सामान्य बातचीत का हमारा ऑडिबल स्तर होगा ये 30 से 40 डेसिबल हो जाएगा। अगला देखें कि नॉइज़ पोल्यूशन को हम किस यहाँ पे इन दिए हुए यूनिट्स में मेज़र करते हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई हमारी होती है डेसिबल। ठीक, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सामान्यतः एक मीटर होता है जिसको कि साउंड लेवल मीटर कहते हैं, SLM। ठीक, इसके द्वारा नापा जाता है। अगला देखिए कि सोनार जो है किस चीज़ के प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे नेविगेटर्स होते हैं, या जब जो सबसे मेन हमारा यूज़ होता है नेविगेटर्स के अंदर, जो सबमरीन्स होती हैं उनके द्वारा। ठीक, और सोनार का बेसिकली एक फुल फॉर्म होता है जिसको कहते हैं आप कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, इसके अंतर्गत एक हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक, टू किसके लिए, कि जो हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारा जो, जैसे मान लीजिए सबमरीन चल रही है तो उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं है, इस सब चीज़ों के लिए। और इसमें जो वेव यूज़ होती है वो दिस इज़ अल्ट्रा सोनिक, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है इसमें। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट बेसिकली संबंधित है हमारा साउंड से यानी कि ध्वनि से। ठीक, इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे समझिए कि डॉपलर इफेक्ट इज अ फिनोमिनन दैट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एवर द सोर्स ऑफ वेव, है ना, इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं आप, ये यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक, और ये कोई रास्ता है, तो एक एम्बुलेंस यहाँ से आ रही है। ठीक, तो एम्बुलेंस का एक सायरन होता है ना, तो ऐसे बजते हुए आएगा और यहाँ से आपके सामने से पास हो जाएगा। तो एक फ्रीक्वेंसी आप पहले सुनेंगे स्लो से होते हुए तेज़, फिर तेज़ से धीरे। ठीक है, तो बेसिकली जो यही एक कह लीजिए फिनोमिना निकल के आ रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है इनमें से। ठीक है, तो बेसिकली एक साइंस की ही ब्रांच है ना, फिजिक्स की स्पेशली,
जिसमें कि हम साउंड का स्टडी करते हैं उसको अकॉस्टिक साइंस बोलते हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो अभी ऊपर आपको हमने एम्बुलेंस वाला एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, साउंड जो फ्रीक्वेंसी थी वो फ्लक्चुएट कर रही थी ना, पहले धीरे से स्लो हुई, तेज हुई, फिर तेज से धीरे हो गई, आप वहीं खड़े थे एज ए ऑब्जर्वर। तो ये क्या है, डॉपलर इफेक्ट ही तो था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगला देखें कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक, तो यहाँ पे सीपीयू, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर, ये सब क्या है, एक तरीके से हमारे ये सब हार्डवेयर्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे बनाते हैं सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को BMP, .png, .jpg है ना, .tif या फिर GIF जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जितना यहाँ पे ये फॉर्मेट्स लिखे, एक्सटेंशंस लिखे गए हैं, ये जितनी भी हमारी इमेज फाइल्स होती हैं उसके एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक, और जो हमारा यहाँ पे कह लीजिए यूनिट हमारी जिसमें ये स्टोर होते हैं, इसको बोलते हैं बिटमैप। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। अगला है कि सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली एक कंप्यूटर को रन करने के लिए, तो ये दो भागों में विभाजित होता है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, तो जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आपका हो जाएगा विंडोज़। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिना उसके आप चला नहीं पाएंगे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो जैसे मान लीजिए MS ऑफिस है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला देखें कि लाइनक्स क्या है इनमें से। ठीक है, तो बेसिकली एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर का एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, ये सब है ना ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है। ठीक, तो पहले यहाँ पे समझिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरीके का ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी है कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज का, स्पेशली उसमें जो हमारा कंप्यूटर स्टोरेज होता है और कंप्यूटिंग पावर का। ठीक, जिसमें कि कोई भी यूज़र का, किसी भी यूज़र का या फिर उसके मैनेजमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये सब चीज़ें एक तरीके से वर्चुअल सिस्टम्स के रूप में होती हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं अलग अलग लोकेशंस पे। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम इसकी लेयर्स की बात करें, इसमें क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं एक तरीके से देखते हैं। तो हार्डवेयर एज अ सर्विस इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें बेसिकली एक जैसे 4 तरीके के कह लीजिए लेयर्स हैं, जिसमें कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और इसका एक शॉर्ट फॉर्म में भी इसको जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको ये लिखते हैं PAAS। फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। ठीक, तो SAAS होता है ये। ठीक, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है तो IaaS हो जाएगा। और यहाँ पे एक और होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक, BPO। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। ठीक, तो जैसे प्रोसेसर चिप्स हैं जो CPU में यूज़ हो रही हैं, प्रिंटर, माउस, ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। जावा एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, विच विल बी कंसिडर्ड एज अ सॉफ्टवेयर। अगला है, इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान। ठीक है, बेसिक इंग्लिश में देख लीजिए, अब मैग्नेटिक इंक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन। ठीक, तो ये थोड़ा शायद यहाँ पे गलत लिखा है, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है एक तरीके से, MICR का फुल फॉर्म। तो इसका जो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसका जो प्राइमरी यूज़र होता है वो कौन होता है। ठीक, तो फ्रॉड वगैरह को चेक करने के लिए यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री में जो स्पेशली चेक बुक्स वगैरह होती हैं, इसमें इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि निम्न में से कौन सा डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको सिग्नेचर बनाने हैं, तो जैसे कि टैबलेट्स हमारे जो होते हैं ग्राफिक्स टैबलेट्स, तो टच स्क्रीन होती है, यहाँ पे आप इजीली अपना सिग्नेचर बना सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बार कोड रीडर निम्न में से किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये होता है एक तरीके का इनपुट डिवाइस। ठीक, जैसे आजकल आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट वगैरह करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार बार कोड रीडर भी जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह में यूज़ होता है, देखा होगा आपने। अगला है कि निम्न में से किससे फाइल का साइज सिकुड़ जाता है जिससे इसे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बेसिकली एक फंक्शन होता है हमारा कंप्रेशन का। ठीक है, किसी भी फाइल को आप कंप्यूटर की
उसको कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे कि उसका जो साइज़ होता है वो मिनिमाइज़ हो जाता है उसमें कुछ चेंजेस करके, और फिर उसको लेस स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है उसको स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है कि अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्चुअल टूल्स विच डिस्क्राइब डेटा रिलेशन सिमेंटिक्स एंड कंस्ट्रेंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डेटा रिलेशनशिप और ये सब कंस्ट्रेंट का वर्णन कर रहा है कंप्यूटर के अंदर हमारा, इसको हम बोलते हैं डेटा मॉडल। अगला देखें, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली एक तरीके के ये जो हमारे जितने भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक, तो उनको सिंक्रनाइज किया जाए एक सिस्टम के अंदर जिससे वो परफेक्टली काम करे। जैसे मान लीजिए आपने कोई कमांड प्रिंट करने की किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, तो प्रिंटर उस चीज़ को कमांड को प्राप्त कर सके और प्रिंटर को एक प्रिंट निकाल सके उससे। तो इन सब पर्पजेज़ के लिए कंप्यूटर में कुछ डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ठीक, सॉफ्टवेयर के फॉर्म होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको यहाँ इंग्लिश में भी देख लीजिए। अगला है कि बायोस का क्या कार्य होता है। ठीक, तो बेसिकली बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, तो एप्रोम में एक तरीके से ये टिपिकली स्टोर्ड होता है, और सीपीयू जैसे कि जब कंप्यूटर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सीपीयू को एक तरीके से उसको स्टार्ट करने में जितने भी हमारे उसमें डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, स्पेशली जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, तो सिस्टम के स्टार्टअप में उनको प्रारंभ करने का एक तरीके से सिस्टम होता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे ईयरफोन, सीआरटी मॉनिटर और पेन प्लॉटर, ठीक है, ये जो हैं हमारे आउटपुट हो जाएंगे। डिजिटल कैमरा बेसिकली पिक्चर्स क्लिक कर रहा है, तो एक तरीके से वो इनपुट डिवाइस का काम करेगा। अगला है कि इनमें से कौन सा एक स्टोरेज माध्यम नहीं है। ठीक है, स्टोरेज का मीडियम नहीं है। तो हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, ये सब आपके स्टोरेज है। मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। अगला देखें कि बिटमैप ग्राफिक्स में उपलब्ध रंगों की संख्या कितनी होती है। तभी हमने ऊपर भी देखा था जो एक्सटेंशंस थे हमारे, जैसे GIF, है ना, JPG, ये सब। तो ये सब फाइल एक्सटेंशन जो सेव होते हैं बिटमैप ग्राफिक्स को यूज़ करके सेव होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा बिटमैप ग्राफिक्स में नंबर ऑफ़ कलर्स अवेलेबल हैं जिसको यूज़ करके पिक्चर्स का निर्माण होता है, और ये मोर देन 16 मिलियन है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं वो क्या होती हैं। तो जैसे आपका एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का है मान लीजिए, ठीक है, तो होम स्क्रीन जो है यहाँ पे कुछ आइकन्स बने होते हैं। ठीक है, तो ये आइकन्स ही हैं जो एक ग्राफिकल, उसमें आप फोटो लगा सकते हैं, या फिर किसी कंप्यूटर का जैसे मान लीजिए लोगो बना हुआ है तो वो कंप्यूटर को शो कर रहा है ना। तो इन्हीं सबको यहाँ पे जानते हैं एज अ आइकन। तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। ठीक, तो चाहे मोबाइल हो या कोई कंप्यूटर डिवाइस का मॉनिटर मान लीजिए है, तो ऐसे मान लीजिए शेप में है। ठीक, तो अब इसको जो हम मेज़र करते हैं कि इसकी जो डिस्प्ले साइज़ है वो कितनी है, तो डायगनली मापते हैं। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस मापेंगे। अगला है कि किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे स्टोरेज लोकेशन कोई है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एज उसको एड्रेस कहते हैं। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर स्टोरेज का एड्रेस क्या है ना, किस ड्राइव के अंदर है या किस फोल्डर के अंदर है। अगला है कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अगला देखें, पर्सनल कंप्यूटर की स्पीड जो है किस यूनिट में मापी जाती है। ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस स्पीड अगर हम देखें किसी पर्सनल कंप्यूटर की, तो ये मेगाहर्ट्ज़ में मापते हैं कि उसके प्रोसेसर की स्पीड कितनी है। अब पूछ रहे हैं कि मेगाहर्ट्ज़ शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे मिलियन साइकिल्स पर सेकंड। अगला देखें कि एक बाइट जो है किस से बना होता है। ठीक, तो इसमें होते हैं 8 बिट्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो बेसिकली एक मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक कमर्शियल इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होता है, तो दोनों को मिलकर एक मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ बनती है, और इसका एग्जांपल मिलता है आपको प्रत्यक्ष भारत में। अगला है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है। ठीक है, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशंस
डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा 1990 से ये प्रकाशित हो रहा है। और यहाँ पे इस वाले रैंकिंग में अगर हम इंडिया की पोजीशन देखें तो 131 थी इसमें। अगला देखें कि पहला मानव विकास सूचकांक किसने तैयार किया था, ठीक है। तो फर्स्ट जो ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये तैयार किया था, ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, ठीक है, इनके द्वारा। अगला है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेक्टर। तो इकोनॉमी के हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं, जिसमें प्राथमिक है एग्रीकल्चर का सेक्टर, ठीक। सर्विस सेक्टर थर्ड सेक्टर होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा मतलब सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अगला है कौन भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक होता है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का, एक तो इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1935 में, ठीक। इनिशियली ये कैलकाटा में इसका हेडक्वार्टर था, अभी वर्तमान में मुंबई में है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ठीक है। तो जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स थे इंडिया में, फर्स्ट टाइम इनको नेशनलाइज किया गया 1969 में 14 बैंकों को, ठीक। उसके बाद 1980 में भी 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। अगला देखिए कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष में हुआ था, ठीक है। तो एक नेशनल इनकम कमेटी बनी थी 1949 में, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स थे उस समय के और नेशनल इनकम वगैरह को एस्टिमेट करने के लिए जिस कमेटी का गठन हुआ, जिसमें कि कमेटी को हेड किया था पीसी महालनोबिस ने, और जिसमें डीआर गाडगिल और एनबी राव ये सब सम्मिलित थे। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो जो आप आज की डेट में रीजनल रूरल बैंक्स देखते हैं, तो सबसे फर्स्ट टाइम इनका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1975 में, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो हमारा पहला आरआरबी था, ये इसका नाम था प्रथमा बैंक ऑफ मुरादाबाद, ठीक। ये उत्तर प्रदेश में जो स्थित है। अगला है कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट शेयर मार्केट अगर हम देखें एशिया के अंदर, तो अभी तो ये मुंबई है, और जैसे इसको आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, BSE, जो कि मुंबई में ये दलाल स्ट्रीट जो है वहाँ पर स्थित है, और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1875 में। तो इसको भी ध्यान रखें, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है। तो अभी ऊपर ही बताया था आपको कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट में जो हमारे सेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर जो है ये हमारा टर्शरी सेक्टर है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन और LPG रिफॉर्म्स एक तरीके से कह लीजिए, इन सब का जो स्टार्ट हुआ इंडिया में ये 1991। अगला देखें किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल इंडिया में देखें तो सबसे फर्स्ट प्लेस पे पर कैपिटा इनकम में जो हमारा स्टेट है ये है गोवा, ठीक है, फॉलोड बाय सिक्किम, देन दिल्ली। तो यहाँ से जो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है इसमें से, ठीक है। तो इसका संबंध है यहाँ नेशनल इनकम से, ठीक। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। और बेसिकली हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है एक टर्म कॉइन किया गया था, प्रोफेसर एक थे राज कृष्णा, इनके द्वारा 1978 में, ठीक। और किस लिए इस चीज़ को बनाया गया था इस टर्म को, तो जो हमारा स्लो ग्रोथ रेट था, है ना, जो सोशलिस्टिक और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी इंडिया की, इनके रेफरेंस में जो स्लो हमारा GDP ग्रोथ रेट था, इसके संबंध में यहाँ पे इस टर्म को कॉइन किया गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।